नैनीताल जिले के विधानसभा सीट है नैनीताल विधानसभा सीट उत्तराखंड की कुल 70 में से एक सीट है। नैनीताल हिमालय की गोद में बसा नैनीताल विधानसभा क्षेत्र अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण दुनिया भर के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। नैनीताल विधानसभा सीट अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। जैसे जैसे उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की जुबानी जंग तेज कर रहे हैं। राजनीतिक दल मतदाताओं को रिझाने की जुगत में लगे हुए हैं। वहीं बता दें 2015 में कांग्रेस की सरिता आर्य विजयी रही थी, लेकिन अगर बात करें 2017 के चुनावों की तो नैनीताल विधानसभा भाजपा के प्रत्याशी संजीव आर्य ने कांग्रेस की सरिता आर्य को 7,247 मतों से शिकस्त दी थी। समीकरण तो बस उस तरह से कहा जाए तो ठाकुरों का यहाँ बाहुल्य है, लेकिन मैं नहीं समझता कि मतलब कम से कम उत्तराखंड में भी ये फैक्टर बहुत कम है। और जब भी लोग मुझे से पूछते हैं, मुझे थोड़ी सी दिक्कत भी होती है। मैं कभी इस तरह से इसे देखता भी नहीं हूँ और वोटिंग भी इस तरह से होते हुए नहीं देखता हूँ। और नैनीताल की विधानसभा तो इस मामले में और भी मतलब ज़्यादा उदार है। कभी भी उसने और चीज़ों पर वोटिंग की होगी, लेकिन जाति के आधार पर वोटिंग करना नैनीताल में मेरे समझ में नहीं आता। और चीज़ों वो ज़रूर बहती है, वो प्रलोभनों में आती है, वो शराब में बहती है, वो नगद पैसा ले लेती है। लेकिन इस पर जो है मतलब मुझे नहीं लगता कि नैनीताल विधानसभा को जाति समीकरण किसी तरह से प्रभावित करेगा। वैसे भी उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मुझे सभी समीक्षकों को देखकर थोड़ा सी हैरानी होती है कि वो किस तरह से सब जगह जाति ढूंढ लेते हैं। बल्कि हमारे ज़माने में, क्योंकि हम आंदोलनकारी रहे हैं, हमारे ज़माने में तो कुमाऊँ गढ़वाल भी ख़त्म हो गया था। अपने आंदोलन के जरिए हमने कुमाऊँ गढ़वाल की सीमा ख़त्म कर दी थी। देखिए, आज तो मैं बताऊं, राजनीतिक दौर बड़ा गंदे दौर से गुजर रहा है। देखिए, एक विधायक को हम चुनते हैं, हम क्षेत्र के विकास के लिए चुनते हैं, हेल्थ के क्षेत्र में अच्छा काम हो, सड़कें बने, पानी पहुँचे, गांव का विकास हो, इस चीज़ के लिए हम विधायक चुनते हैं। लेकिन विधायक क्या है, अपनी सत्ता की मलाई चाटने के लिए कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, और उनका एक मकसद है कि सत्ता में बैठे रहना। ये नहीं होना चाहिए। आम जनता इसलिए चुनती है कि आप क्षेत्र के ओर देखेंगे। देखिए, 5 साल विधायक को हम देखते हैं, वो कहीं क्षेत्र में नहीं भ्रमण करता है, किसी की समस्या नहीं पूछता है, क्या है, सड़कें नहीं देखता है कैसी हैं। लेकिन फिर वही 5 साल का दौर आता है, फिर वही ड्रामा शुरू हो जाता है, मैं बेहतर करूँगा, मैं बेहतर करूँगा। लेकिन ये हम लोग तो देखिए, एक नेता को चुनने के हमारा लक्ष्य ये रहता है कि हाँ, क्षेत्र का विकास हो। आज उत्तराखंड 20 साल हो गए बने हुए, आज जस का तस उत्तराखंड है। टूरिज्म के क्षेत्र में काम होना चाहिए, वो नहीं हुआ। और हेल्थ सेक्टर में काम होना चाहिए, नहीं हुआ। पलायन इतना, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से लगा हुआ हमारा स्टेट है, यहाँ पे पलायन हो रहा है। पलायन को कैसे रोका जाए, आज तक आयोगों का गठन किया लेकिन काम नहीं हुआ। भू कानून सबसे बड़ा प्रश्न है हमारा, ये है। राज्य के जो निवासी हैं उनको रोज़गार मिलना चाहिए, लघु उद्योग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। पहाड़ भौगोलिक परिस्थितियों के वो भौगोलिक परिस्थितियाँ, विषम परिस्थितियाँ हैं यहाँ पे। छोटा लघु उद्योग का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, वो नहीं हुआ। टूरिज्म, एक ये होम स्टे का चला रहे हैं, वो भी खाली ऐलान कर दिया, कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है। कि मैं पिछले बार की बिना उसको देखते हुए, इलेक्शन को देखते हुए, तो क्योंकि मैं खुद एक गांव से रहता हूं जहां पे मेरे को खुद 4 किलोमीटर का चलना पड़ता है। जब पहले तो यह कि नेता लोग जितने भी आते हैं उस समय तो वादे कर जाते हैं सब लोग कि हम आपका मतलब वादे, बड़े बड़े वादे करते हैं कि रोड बना के देंगे, ये बना देंगे। लेकिन अभी तक कोई कुछ नहीं हुआ है। अभी हमें 4 किलोमीटर पैदल जाना, जो कोई भी बीमार पड़े तो उनको डोलियों में लाना पड़ता है। अभी हमारे घर से भी थोड़ा सा आगे एक तुनिया पड़ता है, वहाँ ये 70 सालों बाद वहाँ पर लाइट आ रखी है। तो वहाँ पर रोड का कोई चक्कर नहीं है। वहाँ पर कोई बीमार पड़ता है तो उनको डोलियों में लाया जाता है। उसके बाद 8 किलोमीटर दूर लाना पड़ता है, फिर उनको नैनीताल लाना पड़ता है। बहुत समस्याएं हैं, अभी भी उतनी पूरी समस्या हुई नहीं। जैसे ये वादे करते हैं, सरकार वादे करते हैं कि हमने विकास कर रहे हैं, लेकिन लोग धरातल पर गाँव की ओर जाएँ ना, दूर गाँव की हो जाएँ, तो वहाँ कुछ विकास नहीं हुआ अभी के कार्यकाल से।
अब मैं अब वैसे अपने पर्सनल कहूँ तो मेरे गांव में तो उनके कार्यकाल में इतना कुछ खास हुआ नहीं है। बस वो बाहर ही उनके कार्यकर्ता आते हैं, उनको रोड ही घुमाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। मैं तो मेन मानता हूँ कि मेन गांव के बीच में जाओ ना, जहाँ पर अपना पैदल यात्रा करके जाओ, तब पता चलता है कि गाँव की समस्याएँ कितनी हैं। तो मेन ये उम्मीद रखता हूँ कि गाँव का विकास हो, गाँव में जो रोड की समस्या है, पानी की समस्या है, उनको पूरा करे। अब बाकी तो शहर में तो हर कोई चमका देता, कोई बड़ा नेता आता तो हर कोई चमका देता है, क्योंकि अभी हम रोड गड्ढे होंगे तो उनको चमका देंगे। बस कोई नेता आ गया बड़ा तो उनसे कह देंगे कि विकास हो रहा है। मेन तो गांव का है ना, गांव का मुद्दा, तभी पलायन भी कर रहे हैं लोग। वहाँ रोजगार गांव में है नहीं कुछ, अगर रोड ही नहीं है, वहाँ पढ़ने लिखने के लिए स्कूल नहीं है, तो बंदा ऑटोमेटिक वो पलायन करेगा ना। मैं तो मेन मुद्दा मेरा है कि गाँव का विकास हो, गाँव की जो समस्याएँ हैं गाँव में रोजगार खुले और गांव की में बिजली पानी इनकी समस्या दूर हो। मुद्दे सबसे बड़ी तो बेरोजगारी का ही है। कोविड के पीरियड रहते हैं, हजारों लोग, पहाड़ के तो लाखों लोग बेरोजगार हो गए, उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा नैनीताल की स्थिति तो खराब ही है, टूरिस्ट के हिसाब से भी बहुत खराब है। कोई सरकार का कोई ध्यान नहीं है टूरिज्म में। मेरे हिसाब से तो पूरे उत्तरांचल में ही इस समय टूरिज्म की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। शिक्षा के संबंध में भी ऐसा कोई विशेष बदलाव नहीं आया है, और चिकित्सा की तो हालत ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें ना नैनीताल में एम्बुलेंस थी, ना यहाँ पे डॉक्टर्स उपलब्ध था। सारे पेशेंटों को सब लोगों ने निजी खर्चे पे व्यवस्था करके यहाँ से भिजवा। तो आप चिकित्सा के संबंध में भली भांति जानते ही हैं। यही 3-4 मुद्दे हैं मेन जो आपने अभी इसमें, चिकित्सा है, स्वास्थ्य है और बेरोजगारी है, ये मुख्य मुद्दे हैं। उम्मीदें यही हैं कि भाई रोजगार पे विशेष ध्यान जाए। पहले ही उत्तरांचल पलायन पे था, पलायन खत्म कर, कोविड ने तो बिल्कुल भी खत्म कर दिया। बेरोजगारी है, भुखमरी के कगार पे उत्तराखंड में लोग।